धीरज और एसएससी में आपका स्वागत है। देखते हैं आज पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। कौन सी संख्या आपको बताना है 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो 11 से विभाजित का नियम ये होता है कि सम वाले स्थानों की संख्याओं का योग और विषम वाली संख्याओं के विषम वाले स्थानों की, यानी विषम संख्याएं नहीं, देखिए सम संख्या वाले, ठीक, सम समझिए सम क्या होता है। ये देखिए दूसरे स्थान पर है और ये चौथे स्थान पर है, ये छठे स्थान पर है। तो ये है सम स्थानों वाले, ठीक, सम संख्या यानी सम स्थानों वाली संख्याओं का योग। तो देखिए 7 और 6 को जब हम जोड़ेंगे, 7 और 6 कितना, 7 और 1 होता है 8, और 8 और 6 को जो जोड़ेंगे तो इसका होता है 14। सम स्थानों वाली संख्याओं का योग हमने कर लिया। और विषम स्थानों वाली, विषम यानी 1 वाले, 3 वाले और 5 वाले, ठीक। तो देखिए 6 और 8 6, 4 और 6 कितना होता है 10, 4 और 6 10, और 10 और 4 14, यानी सम स्थानों वाली संख्याओं का योग और विषम स्थानों वाली संख्याओं के, विषम स्थान पर जो भी है, पहले तीसरे पांचवें पर, और ये सम स्थानों वाली 4 यानी दूसरे और चौथे और छठे। तो इसका जो जोड़ करते हैं 4 और 6 10, और 10 और 4 14। अब देखते हैं इसको जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा 0। अगर 0 आ जाता है, देखिए यानी सम स्थानों वाली संख्याओं का योग और विषम स्थानों वाली संख्याओं का योग, दोनों को जब घटाते हैं आपस में, तो अगर 0 आए या फिर ऐसी संख्या है जो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, जैसे 11 है, ठीक, 22 है, 66 है, 88, यानी ऐसी संख्या जो 11 से विभाजित हो जाए, तब तो वो संख्या हमारी पूर्णतः विभाजित है। यानी ये जो संख्या हमारी आई, ये 11 से हमारी पूर्णतः विभाजित है। अब बात करते हैं दूसरे बी पॉइंट की। देखिए सम स्थान वाला कौन है, ये सम स्थान पर है, ये सम स्थान पर है, यानी ये सम स्थान, यानी दूसरे चौथे और छठे स्थान पर। अब इसका जब जोड़ करेंगे 9 6 15, और 15 8 कितना होता है 23। अब देखिए विषम स्थान वाले, यानी पहले स्थान पर, तीसरे स्थान पर और पांचवें स्थान, तो 5 और 7 12, और 12 और 0 यानी 12 है। अब जब इसको घटाएंगे तो कितना आ गया 11। तो हमने कहा था या तो फिर 0 आ जाए या फिर ऐसी संख्या है जो 11 से कट जाए, तो ये 11 से कट जाएगी, यानी ये जो संख्या हमारी आई ये भी हमारी 11 से पूर्णतः विभाजित है। अब देखिए इसको समझिए अच्छे से। अब देखिए सम स्थान वाला कौन सा है, ये सम स्थान पर है, ये सम स्थान पर, ये सम, यानी दूसरे चौथे छठे नंबर पर, यानी सम स्थान पर है। तो इसको जो जोड़ेंगे 0 और 6 6, और 6 8 कितना होता है 14। अब देखते हैं विषम स्थान वाले, यानी ये विषम स्थान पर, ये विषम स्थान पर, ये यानी पहले स्थान पर, तीसरे स्थान पर और पांचवें स्थान पर। इसको जब जोड़ेंगे तो 7 और 7 14, और 14 1 15 आ गया। और जब इसको घटाएंगे तो कितना आ गया 1। जबकि हमने कहा था या तो फिर 0 आए या फिर ऐसी संख्या है जो 11 से कट जाए, तो ये जो है 11 से नहीं कटेगी, यानी हमारा आंसर हो जाएगा कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो ये जो सी वाली संख्या है ये हमारी 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। अब बात करते हैं डी पॉइंट की। तो देखिए इसको समझिए, ये सम स्थान पर है, ये सम स्थान पर, ये सम, यानी दूसरे चौथे छठे स्थान पर। इसको जब जोड़ेंगे 8 2 10, और 10 और 8 18 आ गया। अब बात करते हैं पहले स्थान पर, तीसरे स्थान पर और पांचवें स्थान पर, यानी 3 और 1 4, और 4 और 3 7। इसको जब हमने घटाया तो कितना आ गया 11, यानी 11 जो है 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यानी अगर या तो फिर 0 आए या फिर ऐसी कोई संख्या है जो 11 से कट जाए, इसका मतलब तो हमारी संख्या पूर्णतः विभाजित है, यानी ये भी विभाजित, ये विभाजित, ये भी है। केवल ये संख्या है जो हमारी विभाजित नहीं है। लेकिन हाँ, अब यहाँ पर देखते हैं, एक तो रूल ये है और दूसरा रूल ये है। देखिए वो जो दूसरा रूल है इसी से रिलेटेड है, वो कोई अलग रूल नहीं बनकर आया है। देखिए जैसे कोई सेम संख्या लिखी जाए 381 381। अब देखिए इसमें क्या है, ये जोड़ा अगर बनाया तो देखिए सेम टू सेम संख्या लिखी है, तो ये भी हमारी 11 से विभाजित होगी, ठीक। जैसे कोई भी संख्या 567 567, यानी ये भी हमारी 11 से विभाजित होगी। 927 927, यानी ये भी हमारी 11 से विभाजित होगी। यानी ये पूरी संख्या है, ये नहीं कि 381, ये पूरी संख्या और ये पूरी संख्या, ये 11 से विभाजित होगी। लेकिन रूल यही लग रहा है, ऐसा नहीं कि अलग से रूल लगा। देखिए कैसे, देखिए सम यानी दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान, चौथे स्थान पर और छठे स्थान पर। 8 3 11, 11 1 कितना आया 14, और इसको भी जब जोड़ेंगे 3 1 8। अब देखिए संख्या देखिए सब में वही सेम आ रही,
8 3 1, और इसमें भी 8 3 1। तो जब सेम बार बार जुड़ रहा है तो घटाने पर 0 आएगा। देखिए इसमें देखिए 6 5 7, देखिए 6 आया, 5 आया, 7 आया। और इसमें जब बात करें पहले स्थान पर और तीसरे स्थान पर और पाँचवें स्थान पर, तो ये आया 5 7 और 6। देखिए ऊपर और नीचे संख्या सेम है ना, 5 6 7 5 6 7 सेम। तो इसका जोड़ जितना आएगा, इसका जोड़ जितना आएगा, घटाने पर 0 आएगा। इसीलिए कोई भी संख्या सेम, जैसे 861 861 ये संख्या दी है, यानी हम डायरेक्ट ये समस्थान विषम स्थान ना करके डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये 11 से विभाजित है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है 18,000 का 5% होगा। तो देखिए कितना होगा, 18,000 का 5%, यानी समझ गए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से गुणा करेंगे तो 18 पंचे 90 ये आ गया, और 1 जीरो ये यानी 900। तो हमारा आंसर सी सही है, यानी 900। फिर बात कर रहे हैं 49/7 + 72 + 90 का 80%। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसको हल करते हैं, क्योंकि का लिखा है तो 90 का 80%, यानी का मतलब होता है गुणा 80%। तो 1 जीरो से 2 जीरो नीचे, 2 जीरो पर 9 72 आ गया, यानी इसका ओवरऑल आल कितना आ गया, 72। अब देखिए सबसे पहले का, फिर भाग हल करेंगे, तो इसको जब हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7, क्योंकि 49 को जब हम 7 से भाग देंगे तो आ गया 7। अब देखिए जोड़ते हैं, ये हमारा प्लस का 72, ये प्लस का 72, ये प्लस का 72, यानी सब जोड़ना है। तो 72 और 72 कितना होता है, 144, 144 और 7 होता है 151, यानी हमारा आंसर ए सही है। अब बात करते हैं सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं का संयुक्त रूप से कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्राकृत संख्याएं या पूर्ण संख्याएं या पूर्णांक या अपरमेय संख्याएं। देखिए प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, 1 2 3 4 5 कहाँ तक, अनंत तक, ये जो संख्या होती है हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती है, प्राकृत संख्या होती है, यानी प्राकृत। फिर कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं ही होती हैं, लेकिन सिर्फ इसमें 0 बढ़ जाता है। ठीक, 0 की खोज बाद में हुई थी, तब वो संख्याएं पूर्ण हुई थी। ऐसे प्राकृतिक संख्या पहले 1 2 3 4 5 6 थी, बाद में 0 की खोज हुई। अब ये हमारी संख्या कैसी होगी, पूर्ण संख्या। तो ये तो प्राकृतिक संख्या होगी, ये पूर्ण संख्या होगी। अब बात करते हैं पूर्णांक। पूर्णांक में क्या होता है, पूर्णांक जो होता है धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। देखिए इधर देखिए, जब संख्या रेखा पर बनाते हैं तो इधर धनात्मक पूर्णांक होते हैं 1 2 3, और इधर होते हैं -1 -2 -3, यानी धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, यानी धनात्मक संख्याएं, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का संयुक्त रूप जो होता है वो उसे कहते हैं पूर्णांक। और जब अपरमेय संख्या है, अपरमेय एक बिल्कुल अजीब संख्या होती है, परमेय संख्या होती है जिसको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, वो होती है परमेय। और जिससे P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है वो संख्या होती है अपरमेय। हमारा पहला आंसर है पूर्णांक। नंबर 5 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन पाइथागोरियन त्रिक है। अब पाइथागोरियन त्रिक जो होती है वो पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं एक प्रकार से। अगर कोई त्रिभुज बना है, अगर ये समकोण त्रिभुज है, ठीक, तो ये जो कर्ण है, कर्ण जो होती है सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के अगर बराबर है, तब हमारा होता है पाइथागोरस प्रमेय, उसे कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर समझिए, सबसे बड़ी भुजा कितनी है, 7। अगर इसका वर्ग और इसका वर्ग, यानी ये आ गया 25 और इसका वर्ग आ गया 36, अगर इसको जोड़ें तो इसके वर्ग यानी 49 के क्या बराबर है या नहीं। तो 25 और 36 को जोड़ेंगे तो 49 नहीं होता है, इसका मतलब ये पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। अब बात करते हैं 25 का वर्ग कितना होता है, 625 होता है। और इधर देखिए 7 का वर्ग 49 और 24 का वर्ग होता है 576। ठीक, अब इसको जोड़ते हैं तो देखिए 9 और 6 कितना होता है, 15, और 4 और 7 11 हासिल आया था 1, यानी 12 हो गया, और फिर हासिल आया 1, 5 और 1 6, यानी ये हमारा पाइथागोरियन त्रिक है, यानी पाइथागोरस प्रमेय हो सकता है। यानी अगर कोई भुजा लंब हो या फिर ये आधार, यानी ये 24 और 1 7 और यहाँ पर समकोण बना हो, तो ये ऑलरेडी 25 आएगी और यह पाइथागोरियन त्रिक का पालन करेगी। अब यहाँ पर देखिए अच्छे से समझते हैं, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 12 का स्क्वायर 144, और इसको अगर हम जोड़ दें तो क्या हमारा 13 का स्क्वायर होता है 169, तो क्या इसको जोड़ने पर 169 आएगा, 6 4 10, यानी नहीं आएगा। यहाँ पर देखते हैं 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25,
और 16 25 को जोड़ने पर होता है 25 और 10 35 और 6 41 होता है, जबकि इसका वर्ग आया हमारा 36। तो क्या है ये बराबर आएगा? नहीं। इसका मतलब पाइथागोरियन त्रिक का जो पालन कर रही है वो 7 24 25 है। और दूसरी अगर संख्या लेना चाहें तो 3 4 5 ये पाइथागोरियन त्रिक का पालन कर रही है। कैसे? देखिए ये होता है 9 और ये आएगा 16 और इसको जोड़ने पर होता है 25 और इसका वर्ग भी होता है 25। अब बात करते हैं आंकड़ों 15 14 19 20 14 15 16 14 15 18 14 15 19 15 का बहुलक है। इसमें कुछ नहीं करना था, जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसे ही बहुलक कहते हैं। तो देखिए विकल्प में दिया 14 15 16 और 19। तो देखिए 14 की बात करते हैं कितनी बार आया। देखिए 1 2 3 4 4 बार आया। कितना आया? 14 जो है हमारा वो 4 बार आया। फिर देखते हैं 15 के बारे में। 1 1 2 3 4 5 यानी 15 कितना बार आया? 5 बार। फिर बात करते हैं 16 की। 16 कितनी बार आया? 16 कितनी बार आया? सिर्फ 1 बार आया है। 16 कितनी बार आया है? 1। 16 सिर्फ 1 बार आया है। फिर बात करते हैं 19। 19 कितनी बार आया? 1 2 यानी 19 आया है 2 बार। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? 15। 15 सबसे ज़्यादा बार आया है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी ये हमारा आंसर 15 सही है, क्योंकि 15 ही बहुलक है। जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसे ही बहुलक कहते हैं। फिर देखिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका आधार 18 सेंटीमीटर। अब समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। अगर इसका आधार कितना है? 18, तो इसका मतलब तीनों भुजाएं यानी कितनी कितनी होंगी? 18 18। अब कह रहा है परिमाप। परिमाप क्या होता है? बाहरी माप। ठीक, तो 18 ये 18 ये 18 है, इसको जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 54, यानी हमारा आंसर सही हो जाएगा ए, 7 का ए। कह रहा है 1111 यानी 1111 का वर्ग का मान होगा। यानी इसको 2 बार अगर हम गुणा करें 111 और 1111 की अगर हम गुणा करें तो कितना आएगा। तो देखिए इसमें विकल्प दिए हैं ए बी सी डी, तो इसमें कौन सा सही होगा? तो देखिए जब 1111 केवल एक ही एक होता है, उसको उसी संख्या से गुणा करना होता है। तो देखिए उसके लिए एक ट्रिक होती है, जैसे 11 को अगर 11 से गुणा करें तो देखिए इसमें कितनी संख्या है? 1 2 संख्या है। कितनी संख्या है? जितनी संख्याएं होती हैं उतना लिख दिया जाता है। 1 फिर 2 1 2 2 संख्या है यानी 2 तक, 1 2 फिर वापस जाया जाता है यानी उल्टा। 2 के बाद कितना? 2 से पहले 1 यानी उल्टा वापस, जहाँ से चले 1 2 फिर वापस आगे 1। अगर यहाँ पर 3 3 संख्याएँ होती तो देखिए कितनी संख्या है? 3 यानी 1 2 3 फिर वापस जाना है। 3 लिखा है ऑलरेडी, 2 1। देखिए 1 2 3 या इधर से कह लीजिए 1 2 3। ठीक, अब अगर इसी प्रकार से यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं हमारी? 4 संख्याएं, तो कितने तक जाना है? 1 2 3 4 फिर 3 2 1, यानी इधर से भी अगर आए 1 2 3 4 और इधर से जाए 1 2 3 4। ठीक, तो यहाँ पर हमारा विकल्प सही है 1 2 3 4 और फिर इधर देखिए 1 2 3 4। ठीक, ये हमारा विकल्प सही है 1 2 3 4। ये फिर यहाँ से 4 3 2 1 वापस नहीं आता है। ये बीच जो लास्ट वाली संख्या होती है वो दोबारा नहीं लिखी जाती है। देखिए 1 2 3 है तो 1 2 3 पर रुका और ये लास्ट वाली संख्या दोबारा नहीं लिखा, बाकी वापस चले गए 2 1। ठीक, यानी 1 2 3 4 फिर यहाँ तो आने के बाद फिर 4 3 2 1 नहीं, यानी ये हमारा गलत है और ये हमारा सही है। अब बात करते हैं a प्लस 1/a का मान अगर 5 है तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान ज्ञात करो। देखिए अच्छे से समझिए, a प्लस 1/a का मान दिया है 5, तो हमको इसका मान ज्ञात करना है। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा a प्लस 1/a का स्क्वायर, इधर हो जाएगा 5 का वर्ग, इधर वर्ग हो गया इधर हो गया, a बन गया a प्लस b, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा समझ गए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और इधर आ गया 5 25। अब देखिए a स्क्वायर प्लस ये हमको रोक देंगे क्योंकि इसको हमारा मान निकालना है। a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस, देखिए a से a गया कट, एक इधर कितना बचा? सिर्फ 2, तो 2 चला गया उधर, 25 माइनस 2 यानी कितना आ जाएगा? 23। यानी हमारा आंसर कौन सा सही है? ये विकल्प डी सही है। अब बात करते हैं 10 नंबर, a प्लस b का मान है 12, ab का मान है 14, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। सेम इसी प्रकार से a प्लस b का मान पहले लिख लेंगे कितना? 12। अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे? वर्ग करने पर।
ठीक, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो ये हो गया a प्लस बी का वर्ग बराबर 12 का वर्ग। ए स्क्वायर a प्लस बी है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144। ठीक, अब देखिए इसको तो हमको मान निकालना ही है, इसको लिख देंगे इसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो लिखा है तो ab का मान यहाँ पर दे रखा 14, 2 गुणे 14 a इंटू बी बराबर 144। अब देखिए 144 है तो इसको हम फिर दोबारा लिख देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 144 और इधर कितना आएगा 14 दूना 28, किसका आएगा प्लस का, तो उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब इसको घटा देंगे जब तो 4 में से 8 गया 6, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया 1, यहाँ बचा 1, 1 में से 1 यानी 116, यानी हमारा आंसर कौन सा सही है, विकल्प नंबर डी सही है। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, वह कौन सी संख्या है जिसका स्थानीय मान अपरिवर्तित रहता है, यानी कभी भी बदलता नहीं है। अब एक संख्या उदाहरण ले लेते हैं जैसे 1023। अब देखिए 3 का स्थानीय मान यहाँ पर तो 3 है, ठीक, लेकिन अगर ये 3 यहाँ पर लिखा होता तो अब इसका स्थानीय मान कितना है 30 है, इसका तो 3 है, इसका कितना हो गया 30, ठीक, और जिसे मालिक अगर यहाँ पर 3 लिखा है तो इसका कितना हो जाता है 3000 हो जाता है, यानी 3 का स्थानीय मान बदल रहा है। 1 से लगाकर 9 तक कोई भी संख्या लिख लें, जैसे यहाँ पर अगर हम 1 लिख दें तो ये 1 आ गया, यहाँ पर 1 लिख दें तो ये 10 हो गया, यहाँ पर अगर 1 लिख दें तो ये हमारा 1000 हो गया। यानी 1 से लगाकर 9 तक कोई भी संख्या लिखेंगे तो मान हमेशा चेंज रहा है, यानी क्या कर रहा है मान अपरिवर्तित नहीं हो रहा, अपरिवर्तित रहता है यानी चेंज। वह कौन सी संख्या जिसका स्थानीय मान अपरिवर्तित रहता है यानी बदलता नहीं है, लेकिन यहाँ पर हर बार बदल रहा है। देखिए इस 1 का स्थानीय मान कितना है 10 और इस 1 का स्थानीय मान कितना है 1000। और स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है, इसको लिख देंगे और दहाई के स्थान पर है तो 10 से गुणा करते हैं, यानी आंसर हमारा 10 ही आएगा। लेकिन वो संख्या हमसे आंसर पूछ रहा है कौन सी वो संख्या है, तो वो संख्या है 0। कैसे, जैसे 1 0 2 3 0 1। अब देखिए इसका स्थानीय मान 1 और इस स्थानीय का मान चाहे तो 00 लिखें या फिर हम कह सकते हैं 0 गुणे 10, यानी आंसर हमारा 0 ही आएगा। और इसका स्थानीय मान 300, इसका स्थानीय मान मतलब 0 गुणे कितने इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, यानी 1000 से गुणा, यानी आंसर हमारा 0 ही आया। तो 0 का स्थानीय मान 0, 0 का स्थानीय मान 0, यानी 0 का स्थानीय मान नहीं बदलता है, जबकि 1 से लगाकर 9 तक प्रत्येक संख्या का स्थानीय मान बदल जाता है। वह कौन सी संख्या है जिसका स्थानीय मान अपरिवर्तित रहता है, तो वो हमारा 0 है। 0 ही वह संख्या है जिसका मान स्थानीय मान जो होता अपरिवर्तित कभी भी बदलता नहीं। इसका स्थानीय मान 0, इसका स्थानीय मान भी 0 ही है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान अगर 23 है तो x³ प्लस 1/x³ का मान ज्ञात होगा, क्या होगा। देखिए इसका मान 23 है। अभी इससे पहले वाले सवाल में जब उसमें x प्लस 1/x का मान 5 दिया था तब इसका मान ये आया था, तो ये अगर दिया है तो x प्लस 1/x का मान 5 होगा। या फिर निकाल लेते हैं, देखिए कैसे, x² प्लस 1/x² का मान दिया है 23। अब देखिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 जोड़ने पर इधर 2 जोड़ देंगे और इधर भी 2 जोड़ देंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पर अगर हम x गुणे 1/x लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि x से x करेगा यानी कुछ नहीं है, ठीक। अब देखिए इसका मतलब एक ही है, किसी संख्या में अगर 1 से गुणा कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। देखिए x से गुणा किया, x से भाग कर दे, किसी संख्या में सेम टू सेम संख्या से गुणा या भाग करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 5 लिखा है, अगर इसमें 3 से गुणा कर दे 3 से भाग कर दे तो क्या कोई फर्क पड़ा नहीं। इसी प्रकार से हमने x से गुणा किया, x से भाग किया, लेकिन हमारा सूत्र बन गया ये स्क्वायर प्लस b² प्लस 2ab, यानी ये हमारा सूत्र हो गया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। और इधर देखिए 23 और 2 कितना होता है 25, जो होता है 5 का स्क्वायर। अब हमारे घाते समान है, यानी हमारा आंसर आ गया x प्लस 1/x का मान आ गया 5, इसका मान आ गया 5। अब देखिए इसके 2 तरीके हैं, 2 तरीके देखिए। एक तो ये तरीका है दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, तो इसका हो जाएगा x, देखिए इधर घन करेंगे और इधर घन करेंगे तो a प्लस b का होल क्यूब, तो ये हो गया a³ प्लस b³ प्लस 3ab, ब्रैकेट में a प्लस b। और इधर देखिए 5 का क्यूब कितना होता है 125, ये तो हमारा सेम टू सेम, इसको लिखा रहने दें। और ये देखिए प्लस का,
यक्स से यक्स गया कट, कितना आ गया 3 गुणे इसका मान कितना है यहाँ पर 5 था, कितना था 5, तो 3 पचे 15, 125 और इधर देखिए 125 और ये 3 पचे 15 किसका आया था प्लस का, उधर गया घट गया, तो हमारा आंसर आ गया 110। एक तरीका ये। दूसरा तरीका, इसका सूत्र होता है एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का सूत्र होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी। कैसे, अगर a³ प्लस b³ लिखा होता है तो उसका एक ब्रैकेट में आ जाता है a प्लस बी, अगले ब्रैकेट में होता है a² प्लस b² माइनस ab। ठीक, अब देखिए इसका मान कितना है 5 गुणे इसका मान कितना दिया था 23 माइनस 1 से 1 कहेगा 1, यानी 5 गुणे 23 में से गया 22 और 5 और 22 की गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 110। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला पहला विकल्प, सॉरी बी वाला 110। अब देखते हैं, यदि 15x बराबर 147 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर हो तो x² का मान होगा। देखिए अच्छे से समझिए, 15x बराबर 47 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर यानी a² माइनस b², तो एक ब्रैकेट में लिख देंगे a प्लस बी और एक ब्रैकेट में लिख देंगे a माइनस बी। अब देखिए 15x आ गया बराबर, ये हो जाएगा 47, 15 हो जाएगा 60, इसके बीच में गुणे निशान, और ये हो जाएगा 34। ठीक, अब ये x बराबर हो जाएगा 60 गुणे 34 और ये 15 कहाँ जाएगा बटे में, 15 से काटेंगे 15 चक्कू 60 और 4 और 34 की जब गुणा करेंगे तो 4 चक्कू 16, 4 तेरह 12 और 1 13, 136। तो कौन सा विकल्प सही है हमारा, बी वाला। अब देखते हैं यहाँ पर समझिए, वर्गमूल कितने का दिया है 2025 का, और इधर दिया वर्गमूल 81 और इंटू x। अब देखिए इसको जब हल करेंगे तो 2025 का वर्गमूल होता है, देखिए निकाल लेंगे, अगर जोड़ा बनाएंगे 4 चक्कू 16 बचा 4 2 5, 4 4 होता 8, 5 से काटा 55 25 55 40 हो तो 42, यानी आंसर आ गया 45। यानी 2025 का वर्गमूल कितना आ गया 45 बराबर 81 का वर्गमूल कितना होता है 9। फिर जो यक्स लिखा है, अब ये जो 9 आएगा इधर कहाँ आएगा बटे में, बराबर यक्स 9 से जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5, यानी यक्स का मान आ गया 5, यानी विकल्प कौन सा है हमारा डी। अब देखिए 1 माइनस 91/216, तो इसका जब हम हर बराबर करेंगे तो 216 की इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 216 एकम 216 माइनस 91/216। इसको जब हम घटाएंगे तो 6 में से 1 गया 5, यहाँ बचा 1 है ना, तो यहाँ से लेंगे 11, 11 में से 9 गया 2, यहाँ बचा 1, 125/216। अब घनमूल ज्ञात करेंगे तो घनमूल का निशान होता है इस प्रकार से, यहाँ पर 3, यानी 55 25 पंचे 125 और इसको लिखेंगे 6 छाक 36 छक्का 216। अब 3 संख्याओं के जोड़े बनते हैं, यानी ऊपर निकल के आएगा 5 और नीचे से निकल कर आएगा 6, यानी आंसर हो जाएगा 5/6, ये हमारा आंसर हो जाएंगे। नंबर 16 कह रहा है वर्गमूल निकालना है 9216 प्लस वर्गमूल निकालना है 12,544 का मान होगा। तो इसका वर्गमूल निकाल दें और इसका वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल जो हमने निकाला 9 9 81 यानी 96 आ गया, और फिर जब इसका वर्गमूल निकाला तो कितना आ गया 112। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, इसका कितना आया 96 और इसका आ गया 112। ठीक, तो इसको जब हम जोड़ेंगे तब हमारा आ जाएगा 6 और 2 8 और 9 1 10 हंसला 1 यानी 208, यानी हमारा आंसर आ गया 208। अब बात करते हैं 16 20 24 से पूर्णतः विभाजित। तो पहले संख्या निकालते हैं पूर्णतः विभाजित, 2 से काटेंगे कितना आ गया 8, 10 आ गया, ये आ गया 12, फिर 2 से जब काटेंगे तो आ गया 4 5 और ये आ गया 6, फिर जब 2 से काटेंगे आ गया 2 और ये आ गया 5, ये आ गया 3, फिर जब 2 से काटेंगे तो आ गया 1 और ये 5 और ये 3, अब 3 से काटेंगे तो आ गया 1 और ये 5 और ये 1, फिर 5 से काटेंगे। अब देखिए यहाँ पर समझिए, ठीक, ये आ गया 2 दूना, देखिए 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48 पंचे, ठीक 48 पंचे, या इधर से कर लीजिए 5 3 15 दूना 30 दूना 60 दूना 120 दूना 240, ठीक 5 3 15 15 दूना 30 30 दूना 60 60 दूना 120 120 दूना 240। अब ये 240 जो संख्या आई हमारी,
ठीक, वो चाहे 16 से काटो, चाहे 20 से काटो, चाहे 15 से काटो, यानी पूरी कट जाएगी। या अगर हम बात करें 240 के हम गुणनखंड अगर करके देखते हैं, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 120, फिर 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 60, फिर 2 से काटेंगे 30, फिर 2 से काटेंगे तो आ गया 15, फिर 3 से काटेंगे तो ये आ गया, 3 से काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 5, फिर 5 से काटेंगे यानी 1। अब देखिए 240 के ये हो गए गुणनखंड, ये क्या है 240 के गुणनखंड, यानी जो 240 ये जो संख्या है चाहे 16 से भाग दें चाहे 20 से यानी 24 से पूर्णतः विभाजित है। अगर हमारा सवाल सिर्फ इतना होता 16, 20, 24 से पूर्णतः विभाजित संख्या ज्ञात कीजिए तो हमारा आंसर आ जाता 240, लेकिन यहाँ पर कह रहा है पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक, यानी पूर्णतः विभाजित भी हो रही है और पूर्ण संख्या भी हो। तो देखिए 240 को हम जब देखते हैं इधर तो देखिए ये हमारा जोड़ा बन रहा है और ये जोड़ा कंप्लीट नहीं हो रहा है, यानी 1 3 अगर और होता, यानी 3 यहाँ पर है, 1 3 और होता, एक यहाँ 5 है, 1 5 और होता, यानी 3 और 5 के हमारे में कमी है। ठीक, अगर 3 और 5 एक और होता तो हमारी पूर्ण संख्या भी हो जाती और इससे कट भी जाता, क्योंकि अगर 240 से कोई संख्या मान लो 16 हो या 20 हो या 24, तीनों से संख्या कट रही है, अगर इसमें किसी भी संख्या से हम गुणा कर दें फिर भी वो संख्या जो आएगी वो कट जाएगी। कैसे? जैसे मान लेते हैं यहाँ पर लिखा है 24, ये 8 से हमारी कट रही है। ठीक, अगर इसमें 7 से गुणा कर दें या 2 से गुणा कर दें तो 24 दूना 48, तो क्या हमारी 8 से नहीं कटेगी? अभी भी कट जाएगी। जैसे 8 छक 8 3 24, आंसर आ गया 2, यानी ये जो लिखा ये लिखा रहने दें, यानी संख्या कट जाएगी। तो इसी में देखते हैं किसमें की कमी है, यहाँ एक यहाँ 3 की और एक यहाँ पर 5 की, यानी 3 5 अगर 15 से गुणा इस 240 में कर दें। देखिए 240 में जब हम 15 से गुणा करेंगे तो 15 0 0, 15 चक्कू 60, कितना आ गया 6, 15 30 6 3600। आप देखिए 3600 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे, अब 3600 जो है देखिए अच्छे से 3600 जो संख्या आई इसको तुम चाहे 16 से काटो, चाहे 20 से काटो, चाहे 24 से, किसी से भी काटो। मान लो 16 से काटा, 16 दूना 32, कितना बचा 4, 16 दूना 32 बचा 8, 16 पंचे 80, यानी कट जाएगी। चाहे 16 से काटो, चाहे 20 से काटो, चाहे 24 से, और ये पूर्ण वर्ग भी है। 3600 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 60। तो हमसे सवाल पूछ रहा था 16, 20, 24 से पूर्णतः विभाजित पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, तो वो है हमारी 3600। अगर पूर्ण वर्ग संख्या ना पूछता, सिर्फ विभाजित की बात करता तो थी 240। अब हमारा जोड़ा नहीं बनना था, 3 और 5 की कमी थी, यानी 3 5 15। तो या तो फिर हम इसमें 15 से गुणा कर दें, ठीक, और या फिर 15 से भाग कर दें। दोनों ऑप्शन होते हैं, ये जो ही नहीं कि गुणा ही करें हमेशा। देखिए 240 में जब हमने 15 से गुणा किया था तो आया था 3600, जिसका वर्गमूल हमारा पूर्ण निकल गया था। या फिर अगर हम इसको भाग कर दें, ठीक, भाग जब करेंगे तो देखिए 15 से जब भाग देंगे, 15 कम 15, कितना बचा 9, 15 छक्का 90। अब इसका भी पूर्ण वर्ग निकल जाएगा, लेकिन जब भाग करेंगे तो संख्या हो जाएगी छोटी, यानी अब ये जो 16 आ गया, अब 16 जो है 16 से तो कट जाएगा, 20 24 से कटेगा नहीं कटेगा, यानी इसके लिए हमको गुणा ही करना होता है। ठीक, तो हमारा आंसर आ गया 3600। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है एक संख्या 2 9 8 6 5 7 A4 है जो 4 से पूर्णतः विभाजित, कह रहा है कि पूर्णतः विभाजित है। यहाँ A के स्थान पर निम्न में से कौन सी संख्या रखी होगी, यानी A की जगह कौन से रखेंगे, 1 रखेंगे कि 2 रखेंगे कि 3 रखेंगे। तो रखकर भी चेक कर सकते हैं, या दूसरा तरीका आसान है, वो देखिए समझिए क्या होगा। जब 4 की बात करते हैं, देखिए अच्छे से समझिए, अगर यहाँ 4 की जगह लिखा होता 2, ठीक, तो देखिए अच्छे से समझिए, 2 की घात 1 यानी 2, 2 की घात 2 कितना होता है 4, 2 की घात 3 कितना होता है 8। अब इसका मतलब समझिए, अगर 2 से विभाजित की बात करता तो हम लास्ट का सिर्फ एक अंक देखते हैं, लास्ट का अंक यानी एक अंक देखते हैं, 2 4 6 8 0। अगर ये लास्ट के अंक आ रहे हैं इसका मतलब पूर्णतः विभाजित है। या यहाँ पर अगर गायब कर दे, जैसे अब यहाँ पर हमारा 3 लिख दे, तो क्या पूर्णतः विभाजित 2 से है? नहीं है। ठीक, समझ गए अच्छे से, लास्ट का सिर्फ एक अंक देखा जाता है। और जब बात करते हैं 4 की, देखिए जब 2 की बात करते हैं तो एक अंक देखा जाता है, और जब 4 की बात करते हैं तो लास्ट के 2 अंक देखे जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 अंक। तो लास्ट के जब हम 2 अंक देखेंगे तो यानी ये लास्ट के सिर्फ 2 अंक देखना है 4 से विभाजित होने वाले। तो 4 से विभाजित होने के लिए अगर A की जगह हम 1 रख दें तो कितना हो जाएगा 14। 4 लिखा है, A की जगह अगर 1 रख दें
ठीक। तो 14 हो जाएगा तो क्या विभाजित होगा? नहीं होगा। अगर 2 रख दे तो 24, यानी 24 जो है 4 से विभाजित हो जाएगी, यानी हमारा आंसर होगा 2। कितना होगा? 2। अगर यहाँ पर 8 कह रहा होता तो 8 में लास्ट के 3 अंक देखते हैं, 4 कह रहा है तो लास्ट के सिर्फ 2 अंक देखते हैं। अगर 2 से कह रहा होता तो लास्ट के 1 अंक देखा जाता। जब 4 कह रहा था तो लास्ट के 2 अंक हमने देखा। तो अगर देखिए यहाँ पर 3 रख देते हैं तो 34 हो जाता, 4 से नहीं कटेगा। 1 रखा 14 हो गया, 4 से नहीं कटेगा। 2 कह रहा है तो रख दिया हमने, यानी हमारा कट गया, यानी आंसर हमारा होगा 2। 18 के कितने अपवर्तक होंगे? अब देखिए 18 के कितने अपवर्तक होंगे, जैसे हमने लिखा 18। अब 18 किसके किसके पहाड़े में आता? तो 1 का कोई पहाड़ा नहीं होता। देखिए 2 के पहाड़ा में आता है और 3 के पहाड़े में आता है, 2 नाम 18, 3 छः 18। और 6 के पहाड़ा में आता है, 6 3 18। और 9 के पहाड़ा में आता है, 9 दून 18। और 18 के पहाड़े में भी आता है, यानी 18 कम 18। तो इसके कितने अपवर्तक हैं? अपवर्तक समझ गए अच्छे से। जैसे मान लो 21 है, 21 किसके किसके पहाड़े में आता है? 3 के पहाड़े में आता है, 7 के पहाड़े में आता है और खुद के यानी 21 के पहाड़े में आता है। ऐसे अगर हम बात करें 22 की, तो ये जो है सिर्फ 2 के पहाड़े में आता है, 11 के और 22 के खुद का पहाड़ा। यानी कितने अपवर्तक है? इसके 3 अपवर्तक है, इसके 3 अपवर्तक है। इसके कितने अपवर्तक हैं? 1 2 3 4 5। यानी 18 के कितने अपवर्तक होंगे? 5 अपवर्तक होंगे, यानी पहला विकल्प सही। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20, 25 की घात 3 माइनस 20 की घात 3 और माइनस 4 की घात 3। तो इसका मान होगा, ये 25 की घात 3 यानी 25 गुणे 25 गुणे 25। तो इसको गुणा करेंगे तो आ जाता है 15,625, प्लस का आएगा और फिर प्लस का निशान लगाया। और ये माइनस का 20 लिखा है, यानी माइनस का 20 गुणे माइनस का 20 गुणे माइनस का 20। तो ये आ जाएगा माइनस का 8,000, ये आ गया माइनस का 8,000। फिर माइनस का 4 गुणे माइनस का 4 गुणे माइनस का 4, यानी 4 चक्कुस माइनस का 4 गुणे माइनस का 4 गुणे माइनस का 4, 4 चक्कू 16 चक्कू 64। तो ये हो गया 15,625 माइनस माइनस का ये माइनस का 8,064। इसको जब हम घटा देंगे तो देखिए 5 में से 4 गया 1 और 12 में से 6 गया 6, और यहाँ पर हासिल लिया था तभी 12 हुआ था, यानी 5 बचा, ये आ गया 5। और फिर यहाँ पर कितना बचा? 15, 15 में से 8 गया 7, यानी 7,561। यानी विकल्प कौन सा है? सही है या। तो मॉक पेपर 1 का हमारा समाप्त हो गया। अगर मॉक पेपर 2 अगर आपके पास है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए 8572968145। ठीक। मॉक पेपर अगर 2 आपके पास है, अगर पेपर है उपलब्ध, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, हम उसका भी हल कर देंगे।